हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल द सृष्टि क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज यह सेट 2 का सीरीज चल रहा है, साइंस ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है आपके लिए, और उसमें हम लोग चल रहे हैं, बात कर रहे हैं साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे। आज हमारे सेशन का दूसरा सेट चल रहा है। जो भी स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th के, वो बीएससीबी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से, आप सभी के लिए यह सीरीज लाया गया है। और आप सभी से हम पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, आपके इसी माह के अंत में जो है यह साइंस के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। आपके साइंस के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आपको वो भी दे दी जाएंगे, और साथ ही साथ मैथ का जो सीरीज चल रहा है आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट करा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर, आज के प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सेक्शन ए में जो आपको आएंगे वो लगभग 80 या इस बार 75 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसमें रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। साइंस का एग्जाम होता है आपका 80 मार्क्स का, उसमें 50% अर्थात 40 मार्क ऑब्जेक्टिव होता है और 40 मार्क आपको सब्जेक्टिव आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उन प्रश्नों में से आपको 40 प्रश्न को सॉल्व करने हैं। उनके लिए आपको एक OMR शीट मिलेगा और आप उनमें 40 प्रश्नों को ही केवल OMR पर रंगना है। आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग अभी से ही एक OMR शीट मार्केट से खरीद लीजिए, परचेज कर लीजिए, और आप उन पर ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि वहाँ पर आप जब पहली बार अगर उसको OMR को रंगेंगे, इस प्रकार से अगर उसको गोला बनाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ दिक्कत होंगी। इसलिए प्रैक्टिस है ना आपको परफेक्ट बनाएगा। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके लिए है आज के सेशन का, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? डियर स्टूडेंट, प्रकाश के परावर्तन आपके फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है, और उसमें से आप जानते हैं सभी कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप दोनों नियम को याद जरूर रखेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जब जल में तिरछी प्रवेश करती है तो किरण क्या होती है? देखिए, यहाँ पे एक चीज जानेंगे कि जब माध्यम बदलता है, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। यह अभिलंब होता है, यह माध्यम है। जैसा कि मान लीजिए यह विरल माध्यम है, यह सघन माध्यम है। जब कोई भी किरण विरल से सघन में आएगी तो वो क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। और जब कोई भी किरण जो है मान लीजिए सघन से विरल की ओर जाएगी तो वो क्या होगी? अभिलंब से दूर भागेगी, है ना। मान लीजिए इस प्रकार से अभिलंब है तो अभिलंब की ओर एक झुकेगा, है ना जी, एक इधर की अभिलंब की ओर झुकेगा, और यह अभिलंब है तो ये क्या होगा? जो भी किरण मान लीजिए आ रहा तो वो क्या होगा? अभिलंब से दूर भागेगा। ये अभिलंब से दूर भाग रहा होगा, समझ गए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वायु में गमन कर रही है प्रकाश किरण, कहाँ पे गमन कर रही है? वायु में। और कहाँ प्रवेश कर रही है? जल में। तो वायु और जल में आप देखिए कि यह हो गया विरल माध्यम वायु, जल हो गया सघन माध्यम वायु की अपेक्षा। तो क्या होगा? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो वो अविलंब की ओर झुकेगी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? अवतल लेंस को। आप देखिए अपसारी में अ से अपसारी और अ से अवतल, तो ये अपसारी अवतल होता है, और अभिसारी जो होता है वो उत्तल लेंस को कहते हैं। अभिसारी किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को। तो आपका सही जवाब क्या होगा? अवतल लेंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी बिंब
का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस बिंब को अर्थात उस वस्तु ऑब्जेक्ट को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस हो तो उसका परावर्तक सतह होता है, तो उसके ध्रुव जो होते हैं P से जो एक बिंदु होता है वक्रता केंद्र C का, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, R कहते हैं। और R किसके बराबर होता है, 2f के। आप इस प्रमेय को याद रखेंगे, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में पूछा भी जाता है कि गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि R बराबर 2f होता है, अर्थात फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या इस प्रकार से देगा वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो यहाँ पर देखिए आपकी उत्तल लेंस में कहाँ पर वस्तु रखेंगे, तो C पर जब रखा देगा तो P से C के बीच की दूरी क्या होती है, तो R होती है, और R क्या होता है, फोकस का दोगुना होता है, तो लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या होता है, उसको क्या कहते हैं जी, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल अर्थात रेटिना। कभी जब आपको हिंदी में शब्द समझ में नहीं आए तो आप इंग्लिश में उसको देख लेंगे। मान लीजिए दृष्टिपटल याद नहीं रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, ये याद रहेगा। परिताड़िका याद नहीं रहता है लेकिन आइरिस याद रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन है कि किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक जो होते हैं म्यू से जिसे हम दर्शाते हैं उसका मान क्या होता है ना जी। चलिए यहां आप देखते हैं जो म्यू होता है, म्यू का मान क्या होता है, तो म्यू क्या होता है जी, साइन आई अपॉन साइन आर। ऑप्शन नंबर ए, म्यू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, यह प्रश्न पिछले वीडियो में भी आपको बतलाया गया है कि लेंस जो होते हैं उसका आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। पर लेंस का आवर्धन जो होता है मैग्निफिकेशन एम कैसे निकालते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो जब मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको मीटर में है, वस्तु की ऊंचाई भी मीटर में है, तो मीटर से मीटर कट गया तो ये क्या हो गया, मात्रक विहीन हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा आपका आंसर डी नंबर। किसी भी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, वह मात्रक विहीन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तारों का टिमटिमाना, जो तारे होते हैं वो जो टिमटिमाते हैं, यह प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। तो यह हो गया प्रश्न नंबर 8 का बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9, किसी चालक का प्रतिरोध, चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किस कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए चालक की लंबाई पर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है, और चालक जो होते हैं उसके पदार्थ की प्रकृति पर करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है जी, तो वाट, है ना जी। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट। ये जो एम्पियर है, यह एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। ओम किसका होता है जी, तो प्रतिरोध का। और ये किसका है, तो विद्युत वाहक जो हम आप लोग घरों में जो आपकी बिजली का रेटिंग किया जाता है तो उसका क्या होता है, वाट पर आवर होता है ना, व्यावसायिक मात्रक जब पूछा जाएगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आमीटर का, है ना जी। तो विद्युत धारा को देखिए, विद्युत धारा को मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग करते हैं, आमीटर का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कहता है फ्यूज तार, जो घरों में फ्यूज लगाए जाते हैं, फ्यूज का प्रयोग करते हैं, उनमें से कौन सा कथन फ्यूज के लिए सत्य है। तो देखिए फ्यूज के लिए क्या होता है, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है। नहीं, प्रतिरोध जो होता है वो अधिक होता है लेकिन गलनांक कम होता है। फ्यूज तार जो होते हैं, जो विद्युत फ्यूज आपके घरों के बिजली बोर्ड में लगे होते हैं फ्यूज, उनमें क्या विशेषता होती है उसकी, कि प्रतिरोध अधिक होता है जबकि गलनांक बहुत कम होता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न पे।
निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबकीय पदार्थ कौन से नहीं होते हैं? वो है पीतल। पीतल जो होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी भी विद्युत धारावाही सीधी लंबी पायनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? देखिए, शून्य होता है, गलत। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, नहीं। इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, नहीं। यह क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। आपके इस प्रश्न का आंसर नंबर डी हुआ। विद्युत धारा जो होती है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑस्टर्न ने किया था। एम्पियर क्या होता है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक। फैराडे किसका किया था जी? आप लोग इसका कमेंट में डालेंगे, फैराडे किसका किया था? इसका जवाब क्या हो गया? ऑस्टर्न ने। निम्न में से कौन जैव मात्रा जो ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा के जो है ना स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो उसमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए, लकड़ी, गोबर गैस, कोयला और नाभिकीय ऊर्जा। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? नाभिकीय ऊर्जा जो है वो जैव मात्रा है ना, अर्थात बायोमास एनर्जी का उदाहरण नहीं है। देखिए, यहाँ पर है प्रश्न की उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की? Na2SO4 प्लस BaCl2 प्लस BaSO4 प्लस 2 NaCl। देखिए, यहाँ पर क्या संबंध दर्शाया जा रहा है कि जो SO4 यहाँ पर है यह उठ के यहाँ आ रहा है, और यहाँ जो BaCl2 दिया हुआ है ना, यह Cl2 ये कहाँ आ रहा है? SO4 के स्थान पर है। अर्थात दोनों आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा जी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 18, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होना चाहिए? अम्लीय वर्षा के जल का pH मान लगभग 4.5 होता है, अर्थात 5.6 से कम होता है। चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट, समय बहुत कम होने के कारण आपके रिवीजन करवाने में हम समय नहीं ले रहे हैं। अपने दोस्तों को के बीच शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सभी को जोड़िए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब बढ़ाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, NaHCO3 कि यौगिक का परिचित नाम निम्न में से क्या है? देखिए, आपको बतलाए थे कि H हो तो क्या होता है? NaHCO3। तो किसके लिए होता है? बेकिंग सोडा, है ना जी। बेकिंग सोडा क्या होता है? जो हम लोग घरों में भोजन बनाने में उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का। H फॉर हाउस, है ना, होम, और बेकिंग सोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? जब आप भोजन करते हैं और वो नहीं पचता है तो डॉक्टर क्या लिखते हैं? एंटाएसिड लिखते हैं, है ना। एंटाएसिड के रूप में आप कोई भी मेडिसिन को प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल जो होता है निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन के अनुसार देखिए, यहाँ मिथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो मिथेनोइक अम्ल होता है, और आप लोग पढ़े होंगे कि लाल चींटी के रंग में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ फॉर्मिक एसिड है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिथेनोइक अम्ल होगा। यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में मिलेगा? टमाटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, CaSO4 इंटू हाफ H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? देखिए, CaSO4 इंटू हाफ H2O है, तो वो किसका हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। वहीं पर अगर ये हो गया CaCO3 संगमरमर का, है ना। जिप्सम क्या होता है? CaSO4 इंटू H2O ब्लीचिंग पाउडर है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सभी सूत्रों को याद रखेंगे। जो केमिस्ट्री में आपके लगभग 15-20 फार्मूले दिए हुए हैं, आप उसको याद रख लेंगे, क्योंकि आपके सामने 1 या 2 ऑब्जेक्टिव में मिल भी सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? यह भी प्रश्न पिछले वीडियो में करवाया गया है, आपको पता होगा। पारा, और इसका संकेत क्या होता है? Hg, और परमाणु संख्या जिसका होता है द्रव्यमान, यहाँ पर हो गया 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा बंध होता है? तो नाइट्रोजन के बीच त्रिआबंध बंध होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्सीजन में याद रखेंगे डबल बॉन्ड का प्रयोग होता है, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड का, कार्बन में सिंगल बॉन्ड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है,
निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है? तो हीरा, आयोडीन, गंधक और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है? कार्बन के बाहरी कोश में कितनी होती है? 4। और सभी कार्बन क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए रहते हैं। देखिए यहाँ पे एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? पिछले वीडियो में ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? आपको इसमें हिंदी कंफर्टेबल ना लगे तो आप इंग्लिश को देखेंगे, और हमेशा आप इंग्लिश को ही देखकर आंसर देंगे, क्योंकि आपको बताए थे कि यदि ANE रहे तो इसका क्या होता है? CnH2n+2। अगर ENE हो तो CnH2n, और अगर YNE हो तो CnH2n-2, समझे। और YL होता है तो +1 होता है, जैसे मिथाइल तो CH3 करके, है ना। तो यहाँ पर ENE है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे ENE क्या है? तो CnH2n, है ना। CnH2n देखिए कहाँ पर ऑप्शन में है? CnH2n, ठीक है। तो 28 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर C। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं? समावयव कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है, आइसोमर्स। तो ये क्या हो गया? संरचनात्मक समावयव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आज का 30 हो रहा है, लगभग 50 प्रश्न आपके लिए लाया गया है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी बनाया गया था वो किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। 31 निम्न, अब है आधुनिक आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ जो होते हैं, उदर्ग इसको कहते हैं इस प्रकार से जो खड़ा होता है, और क्षैतिज जो होता है वो इस प्रकार से लेटा हुआ रेखा को कहते हैं, ठीक है। तो जो खड़ी रेखी होती है पीरियोडिक टेबल, उसको क्या कहते हैं जी? तो ग्रुप कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? ग्रुप। तो आप देख रहे हैं ग्रुप है ना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। 31 का बी। कितने ग्रुप होते हैं? 18। आवर्त कितने होते हैं? 7। अम्लराज में HCl और H3। देखिए इस टाइप के जो प्रश्न आए आपको तो आप हमेशा याद रखेंगे। HCl को देखिए, इसमें कितने लेटर हैं? 3, है ना। HCl 3। तो HCl और H3 में तो जो होता है अम्लराज बनता है तो 3:2 इसका 1, है ना। HCl के 3 मात्रा होते हैं और इसके 1 मात्रा, तो 3:1 खोज लीजिए। ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। HCl को याद रखेंगे 3 की रेशियो में ढूंढना है आपको, क्योंकि कभी कभी आपको 1:3 के ऑप्शन में दे दिया जाता है ना, और 3:1 भी रहता है, तो वहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए HCl को 3 के रूप में याद रखेंगे। 3 लेटर 3 होता है उसका मात्रा। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। तो बहुत पहले से जानते हैं। जो दूसरे परत है उसको पैरासाइट कहते हैं, परजीवी कहते हैं। छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर जो होते हैं वो क्या करते हैं? रसांकुर क्या करते हैं जी? भोजन का अवशोषण करते हैं, है ना। रसांकुर क्या करते हैं? भोजन का अवशोषण करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 35। क्रोब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? जो क्रोब्स चक्र होते हैं उनकी क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना जी। और माइटोकॉन्ड्रिया में से संबंधित एक और प्रश्न आता है कि जो मानव शरीर का या कोशिका का जो होता है पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। पादप में अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है? जो पौधे होते हैं उसमें अनॉक्सी शोषण, यहाँ पे आप जानते हैं, पहले इसको जानिए ऑक्सी शोषण क्या होता है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ऑक्सीजन है तो उसको कहते हैं ऑक्सी शोषण। अगर ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? अनॉक्सी शोषण। अर्थात जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो क्या होता है? भोजन सही ढंग से नहीं पच पाता है, और नहीं पच पाने के कारण उसमें कौन सा उत्पाद आता है जी? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अनुसार क्या क्या ऑप्शन है? अमीनो अम्ल है, वसा अम्ल है ना जी, इथाइल अल्कोहल है, इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं जब भोजन का अपूर्ण ऑक्सीजन होता है तो इसके फलस्वरूप क्या होना चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, साथ ही साथ इसमें इथाइल अल्कोहल भी बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए अमीनो अम्ल होते नहीं हैं, वसा अम्ल होते नहीं हैं, तो इथाइल अल्कोहल इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 37। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? परिवहन, तो जल का परिवहन जाइलम के द्वारा भोजन, है ना, फ्लोएम के द्वारा भोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? खासकर जो कीट होते हैं ना, जैसे कि आपके तिलचट्टे हो गए, तितली हो गए, इसमें क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? तो स्टार्च जो होते हैं वो क्या है? उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 का डी। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से जो कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? जब अमीनो अम्ल का विखंडन होता है ना, तो कौन सा बनता है? आपको यह जवाब देना है। आप ऑप्शन देखिए। देखिए अमीनो अम्ल के विखंडन से कौन सा बनता है? CO2, CO, NH3 उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या क्या बनता है? यूरिया बनता है, अमोनिया बनता है ना, और अमीनो एसिड बनता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? NH3 मतलब अमोनिया, है ना। तो ये बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। जब अंतःस्रावी आवे तो थायराइड, अगर अंतःस्रावी के छोड़कर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो लीवर। अगर अंतःस्रावी पूछे तो थायराइड ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन जो होते हैं फल पकाने में प्रयुक्त होता है? ऑक्सीजन, जिबरेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो देखिए ये एथिलीन जो होता है ये प्राकृतिक रूप से फल को पकाने में प्रयुक्त होता है। और उसी तो आप लोग जानते हैं कार्बाइड से भी फल पकाया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 43, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की जब कमी होती है तो कौन सा रोग होता है जी? घेंघा, मधुमेह, एड्स, रतौंधी। इसमें से कौन सा होगा? मधुमेह। इंसुलिन कमी से मधुमेह, आयोडीन की कमी से घेंघा, वायरस है ना से होने वाले रोग हैं एड्स, और विटामिन ए की कमी से कौन से होते हैं? रतौंधी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यीस्ट में अलैंगिक जनन जो होती है वो कौन सी विधि से होती है? मुकुलन, बीजाणु जनन, पुनर्जनन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा जी? मुकुलन। आपके समय को देखते हुए फास्ट में पढ़ाया जा रहा है। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और सभी को जोड़िए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपने दोस्तों को जोड़ेंगे तो शायद ये हो सकता है कि आपके एग्जाम से एक दिन पहले प्रतिदिन आपके लिए लाइव मैं मौजूद रहूँगा, और जितने भी ऑब्जेक्टिव लगभग रहेंगे या जो भी सब्जेक्टिव रहेंगे सबको एक बार फिर से रिकॉल कर दिया जाएगा, उसको पढ़ा दिया जाएगा आपके लिए, ताकि जब वो प्रश्न कल आए एग्जाम हॉल में तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फैलोपियन ट्यूब में? तो कौन सा होगा जी? फैलोपियन ट्यूब में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। अनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 46, अनुवांशिकता के जो पिता होते हैं है ना, वो किसे कहा जाता है? मेंडल को, है ना। अनुवांशिकता किसे कहते हैं? मेंडल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, जो जीव मंडल है यह मंडो है ना। जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता, अवघटक, सूर्य। तो क्या होता है जी? जो मुख्य स्रोत है ऊर्जा का वो सूर्य है। देखिए अब क्वेश्चन है एक पुस्तक पे आधारित जो काफी प्रचलित पुस्तक है ना। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? लेमार्क, डार्विन, मेंडल, यानी में से कोई नहीं। तो किसने लिखा है जी? तो डार्विन। डार्विन साहब जो थे उन्होंने जातियों की उत्पत्ति है ना, ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक लिखे थे। तो आज इतने ही प्रश्न थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर जो सब्जेक्टिव ग्रुप में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिख लीजिए, है ना, और याद रखना है। तभी हम ऑब्जेक्टिव में डिस्कशन कर रहे थे कि वायु में गमन करते प्रकाश की एक किरण जब जल में प्रवेश करती है तो क्या होता है, उसको समझाना है ना। देखिए लेंस से एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, है ना, कि न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं जबकि तारा टिमटिमाते हैं? विद्युत विभवांतर क्या है, इसका सही मतलब क्या होता है? जो विद्युत टेस्टर होते हैं, है ना, था विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनकर मिश्र धातु से क्यों बनाए जाते हैं? किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? जीवाश्म ईंधन से क्या क्या हानियां होती है, वर्णन करें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, देखिए यहाँ से दीर्घ दृष्टि दोष। एक तो देखिए आप लोग
दृष्टि दोष को बढ़िया से पढ़ लेंगे, है ना। इसके क्या कारण है, इसके संशोधन की विधि का सचित्र वर्णन करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि आजकल तो ये भी होता है कि एक क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन डाल देंगे और आपसे 2+3+ या 3+3 करके मार्क पूछ लिया जाता है, लॉन्ग बना दिया जाता है 2 छोटे छोटे क्वेश्चन को जोड़कर। तो किसी लेंस के आवर्धन से आप क्या समझते हैं, अर्थात ये लेंस के आवर्धन को परिभाषित करने के लिए कह रहा है। फिर यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे दिया, किसी लेंस की जो तो लेंस है कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि बीम का लेंस क्या होता हो, 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनाता हो। यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। फिर निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित करना है, बैलेंस द इक्वेशन। बेकिंग सोडा जो होते हैं उसका 2 उपयोग बतलाइए। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है ना जी, परंतु इस्पात का नहीं, क्यों। कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है। आप लोग देखिए पढ़े हुए हैं, सिर्फ आपको अभी रिवाइज करना है। देखिए एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो वो क्या होगा जी, देखिए आप जोड़ लीजिए, 17 बाद क्लोरीन हो जाएगा। इस तत्व की परमाणु संख्या एवं संकेत क्या है, परमाणु संख्या क्या होता है जी, 17 हो गया, और संकेत Cl। विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, देखिए यहाँ पर आप लोग बताते हैं, एक विरंजक चूर्ण हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, है ना। यहाँ पर इसी क्वेश्चन में आप इसको देख लीजिएगा, विरंजक चूर्ण के साथ साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस जो इंपॉर्टेंट होता है। चलिए यहाँ पर विरंजक चूर्ण रासायनिक उसका अभिक्रिया समीकरण कराए, विरंजक चूर्ण का उपयोग बतलाइए। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद कीजिए, अंतर कीजिए। अब यहाँ से बायोलॉजी के कुछ हैं। देखिए कि किण्वन क्या है, इसका उपयोग क्या है, दौड़ते हुए खिलाड़ी के मांसपेशियों में दर्द एवं ऐंठन क्यों होता है ना। लाल रक्त ऑक्सीजन वाहक है, कैसे। जीवाश्म किसे कहते हैं, अगर किसी पारितंत्र के सारे मांसाहारियों को नष्ट कर दिया जाए तो उससे पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग सभी प्रश्न को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उत्पादक और उपभोक्ता में क्या अंतर है। देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित जीवों के शोषण अंग के नाम लिखिए। मछली का शोषण अंग का नाम क्या है, केचुआ का शोषण अंग का नाम क्या है। देखिए एक चित्र बनाने के लिए आता ही आता है, चाहे आपको पाचन तंत्र आ जाए, मानव मस्तिष्क आ जाए, है ना, मानव हृदय आ जाए, या नेफ्रॉन आ जाए, या न्यूरॉन आ जाए। आप 5 याद रखिएगा, है ना, बायोलॉजी से। पाचन तंत्र, मानव मस्तिष्क, हृदय, नेफ्रॉन और न्यूरॉन, इसी 5 से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। हमें कोयला तथा पेट्रोलियम का उपयोग सावधानीपूर्वक क्यों करना चाहिए, तो ये आपके प्रश्न है। चलिए इस प्रकार से आज का सेशन समाप्त होता है। आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। और अपने दोस्तों के बीच हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए। वेलकम। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।